नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहा करते थे कि वो जीत गए तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कर देंगे। लेकिन दुनिया के एक दूसरे इलाके में भी युद्ध चल रहा है, वो है पश्चिम एशिया, जहां इजराइल पिछले अक्टूबर से ही लगातार फिलिस्तीन और लेबनान पर बमबारी कर रहा है। वहां ईरान भी है जो हिजबुल्लाह और हमास के पक्ष में खड़ा होकर इजराइल को देख लेने की बात करता है। लेकिन इन सब के बीच वहां अमेरिका की भी एंट्री होती है। अमेरिका से ईरान के रिश्तों की तलखी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन बाइडेन से भी ईरान के लिए ट्रंप है, इसका एहसास ईरान को है और इसलिए ईरान में हड़कंप मचा है। 400 से ज्यादा दिन हो गए जब पश्चिम एशिया के आसमान में बम बारूद से चीथड़ों में तब्दील हुए इंसानों की लाशों की दुर्गंध आ रही है, लेकिन इसके रुकने के आसार नहीं दिखते। यह हमला बदस्तूर जारी है, जिसकी ताजा कड़ी में इजराइल ने रविवार को लेबनान में एक गांव पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। यह हमला तब हो रहा है जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद उनसे 3 बार बात कर चुके हैं। नेतन्याहू की बातों से लगता है कि लेबनान और फिलिस्तीन तो छोड़िए, ईरान से भी घमासान के लिए अमेरिका का हाथ इजराइल के पीठ पर है। पिछले कुछ दिनों में मैंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार बात की। ये बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बातचीत थी। इजराइल और अमेरिका के बीच मजबूत गठबंधन को और मजबूत करने के लिए बातचीत की गई। हम ईरानी खतरे, उसके सभी घटकों और उससे उत्पन्न खतरे पर नजर रखे हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने ऐसा हमला किया था जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोगों को हमास ने बंधक भी बना लिया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद युद्ध पर उतरे इजराइल के हमले में गाजा में 43,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 1/3 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि लगातार बमबारी से 60% से ज्यादा तहस नहस हो चुके हैं। वहीं लेबनान में भी 8 अक्टूबर के बाद से ही इजरायली हमले में अब तक 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब हिजबुल्लाह के रुख से लगता है कि वो अब सुलह और शांति का इंतजार कर रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के मददगार बने ईरान ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन चुनाव के दौरान ही ट्रंप के रुख से साफ था कि वो इजराइल के पक्ष में खड़े रहेंगे। अब सवाल है कि इजराइल के लिए ट्रंप ईरान के साथ लड़ाई मोल लेंगे। हिजबुल्लाह और हमास के मददगार बने ईरान ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन चुनाव के दौरान ही ट्रंप के रुख से साफ था कि वो इजराइल के पक्ष में खड़े रहेंगे। अब सवाल है कि इजराइल के लिए ट्रंप ईरान के साथ लड़ाई मोल लेंगे। ये काफी हद तक सही है कि ये मसला नेतन्याहू के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा था और ट्रंप और नेतन्याहू उस बात पे एक तरह से कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के साथ नजर आए। पर मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे भी ईरान जैसे देश के साथ एक कहिए हॉकिश, एक मोर एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को मानने वाले इंसान हैं और नेतन्याहू उसका फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिकी सेना को ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था। अमेरिकी सेना ने सुलेमानी को मार गिराया, जिसकी टीस आज भी ईरान के दिल में है। दूसरी तरफ ट्रंप ने सुन्नी अरब राज्यों के साथ संबंध बनाकर इजराइल की स्थिति को मजबूत बनाया, जो ईरान के लिए बहुत बुरी खबर थी। एक बार फिर ट्रंप के आ जाने से ईरान को पूरी रात खुली आंखों के साथ आसमान की तरफ देखना होगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले का बदला भले ही नेतन्याहू ले रहे हों, लेकिन उनके देश में लोगों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। वो लोग बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं। इजराइल के लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि दुश्मन देशों में कितने लोग मर रहे हैं। वो दुश्मन के पास बंधक पड़े अपने लोगों की रिहाई के लिए चिंतित हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव में उन लोगों का हुजूम इकट्ठा है जो नेतन्याहू और उनकी सरकार से नाराज है।
ये लोग नाराज इस बात से हैं कि हमास ने जिन इजरायलियों को बंधक बनाया वे वापस कब आएंगे। हमें लोगों की आवाज सुननी होगी। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि स्थिति भयानक है। 400 दिन हो गए हैं और हमारे लोग बंधक बनकर अभी भी गाजा में हैं। दिशाहीन युद्ध है। ये बहुत दुखद है। ये एक बड़ी त्रासदी है और सरकार को लोगों की बात सुननी होगी। ये हमारा विरोध करने का तरीका है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि हमास और इजराइल के बीच अपने प्रमुख मध्यस्थता प्रयासों को निलंबित करने का कतर का फैसला अच्छा है या बुरा। मुझे उम्मीद है कि हमास पर कतर से बाहर निकलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमास को समझौते के लिए प्रेरित करेगा। निसंदेह उन्हें नेतन्याहू को समझौते के लिए प्रेरित करने के लिए किसी तरीके की जरूरत है। बेशक यह कुछ ऐसा है जो बाइडेन प्रशासन कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह सब एक साथ बाइडेन प्रशासन के लिए जो 2.5 महीने बचे हैं और यह तथ्य कि कतर हमास पर दबाव डाल रहा है, सब कुछ एक साथ जुड़ेगा और अंततः एक संघर्ष विराम और एक समझौता होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भले ही ट्रंप का प्यार ज्यादा बरस रहा हो, लेकिन उनके देश के लोग ही युद्ध से तंग आ गए और लोगों का यह आक्रोश नेतन्याहू को महंगा पड़ सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। वहीं ट्रंप के रुख से लगता है कि वो रूस और पुतिन को लेकर तल्ख नहीं है। वो यूक्रेन पर अमेरिका का पैसा बहाने के पक्ष में हरगिज नहीं दिखते। वो नाटो के साथ भी बहुत खुश नहीं दिखते। तो सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे के लिए ट्रंप क्या करेंगे। इस सवाल के जवाब के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very... डांस पे चांस मारना आसान है, दो युद्ध के मोर्चे पर भिड़ना बहुत मुश्किल है। ट्रंप के सामने दुनिया के दो मोर्चे पर युद्ध के निपटारे की चुनौती है। एक तरफ इजराइल, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन से युद्ध है, तो दूसरी तरफ रूस का यूक्रेन से। इजराइल ईरान युद्ध में ट्रंप का पूरा समर्थन इजराइल को दिखता है, तो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के पक्ष में ट्रंप झुके हुए दिखते हैं। कमाल देखिए कि एक तरफ ट्रंप ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे ईरान के दोस्त देश रूस के पक्ष में दिखते हैं। संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में संबंधों की इसी उलटबाजी का नाम कूटनीति है। वैसे कुछ देश ट्रंप को देखकर यकीन कर रहे हैं कि वे युद्ध नहीं होने देंगे। हर कोई जानता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 2020 में जीत गए होते तो ये 2 बुरे साल नहीं होते, युद्ध नहीं होता। काश अमेरिका के लिए कोई ऐसा मजबूत नेता होता जो समय रहते जरूरी समझौते कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन के रिश्ते दूसरे राष्ट्रपतियों की तुलना में बेहतर रहे। इस बीच खबर आई कि ट्रंप और पुतिन में 7 नवंबर को बात हो गई थी, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया है। देखिए, अभी सबसे पहली मैं समझता हूँ ट्रंप की जो कोशिश रहेगी वो किस तरह से सीज फायर किया जाए, कि लड़ाई को रोका जाए। उसके बाद जो कंडीशंस हैं कि जो रशिया ने ऑक्यूपाई किया है ईस्टर्न पार्ट में, जो हिस्सा 4 जो रखे हुए उन्होंने और क्राइमिया है, उसके बारे में क्या होगा ये मैं समझता हूँ बाद में देखेंगे। लेकिन प्रायोरिटी उनकी ये है कि युद्ध को रोकना। उन्होंने ये नहीं कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे एकदम, बट ये युद्ध अगर रुकता है तो उससे सबको फायदा होता है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से पुतिन के संबंध बेहद कड़वाहट भरे रहे हैं, लेकिन ट्रंप के आने से पुतिन ने राहत की सांस ली और संबंधों में बेहतरी की उम्मीद जगी। इसका इशारा तो पुतिन भी कर चुके हैं।
стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса. Мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что... देखिए प्रेम यह है कि वो एक तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और पहली बार भी ट्रम्प ने कोशिश करी थी कि किस तरह से रशिया के साथ संबंध बनाए जाएं अच्छे और उसके चलते जो है वो चीन उनका सबसे बड़ी समस्या है और उनके हिसाब से ये है कि हमने अमेरिका ने ये लड़ाई लड़के नेटो के थ्रू जो है रूस को चीन के एम्ब्रेस में भेज दिया है, उनकी गोदी में डाल दिया। उनका मानना ये है और किसी तरह से वो चाहते हैं कि अगर ये सेटल हो जाता है और अमेरिका और रूस के कहीं हद तक ठीक भी है। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप ने बात की थी। बधाई संदेश की ये बातचीत युद्ध के साए में हुई। बीबीसी द्वारा विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन में रूसी सेना में लड़ने वाले 70,000 से अधिक लोग अब तक मारे जा चुके हैं। पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया जानकारी और अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए खबर दी थी कि अब तक करीब 10 लाख यूक्रेनियन और रूसी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हालांकि अलग अलग मीडिया स्रोत मौत के अलग अलग आंकड़े बताते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2.5 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे युद्ध में बर्बादी की कोई सीमा नहीं हो सकती। अब ट्रंप क्या करते हैं ये 20 जनवरी के बाद पता चलेगा, जब वे व्हाइट हाउस में चले जाएंगे। लेकिन यूरोपीय संघ के तेवर से लगता है कि वे यूक्रेन के पीछे डटकर खड़े हैं। यूक्रेन को तालियों की जरूरत नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेनी लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन की भी जरूरत नहीं है। उन्हें हर बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे बहुत बहादुर हैं और उनकी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहना अच्छा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात टैंक, लड़ाकू विमान उपलब्ध कराना है। मैंने शुरू से कहा है, वायु रक्षा और गोला बारूद। आप गोला बारूद के बिना युद्ध नहीं लड़ते। जिस सैन्य क्षमता की आपको आवश्यकता है, उसके बिना आप युद्ध नहीं लड़ सकते। साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब भी तमाम किंतु परंतु लगे हुए हैं। इससे निकलने का रास्ता ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। युद्ध और शांति के बीच फंसी दुनिया के लिए ट्रंप की क्या है रणनीति और इसके लिए दुनिया के कितने देशों से कर ली गई है बात, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी काफी दबाव है। दुनिया के करीब 70 देशों के नेताओं से अब तक उनकी बात हो चुकी है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक शामिल हैं। ट्रंप की टीम की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने दूसरे देशों से मजबूत संबंध बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। साफ है कि इस बातचीत में तमाम युद्धों और तनावों से छुटकारा पाने की चुनौती शामिल है। लेकिन विरोधाभास ये है कि ट्रंप के रुख से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का संकेत तो मिलता है, लेकिन पश्चिम एशिया में खासकर इजरायल और ईरान के बीच शांति की गुंजाइश नहीं दिखती।